नमस्कार। डीडी बिहार की प्यारी सी सुबह में मैं अर्पिता बिहार बिहान के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज का दिन आपका बेहद खूबसूरत हो और खुशनुमा हो, इसके लिए थोड़े प्रयास आज मैं भी करने वाली हूं। इसीलिए शुरुआत करूंगी कबीर दास जी के दोहे के साथ। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। आप समझ ही गए होंगे कि माली भले ही 100 बार घड़े से सींच दे अपने फलों को, पौधों को, लेकिन जो असल में फल आते हैं वो ऋतु आने पर ही आते हैं। यानी आप कितनी भी कोशिशें कर ले, कितने भी प्रयास कर ले, जब समय होगा चीज़ें तभी पूर्ति होंगी। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें बहुत हड़बड़ाना नहीं है और ये नहीं सोचना कि आज हम प्रयास करें और आज के ही आज हमें उसका फल मिल जाए। उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा, थोड़ा धीरज रखना होगा। और कबीर जी ने इस दोहे के माध्यम से समझा दिया है कि माली भी अगर अपने पौधों को, अपने पेड़ों को चाहे जितना भी पानी दे दे, लेकिन जब ऋतु आएगी या आम का सीज़न आएगा तभी आम मिलेंगे, जब अमरूद का सीज़न आएगा तभी अमरूद मिलेंगे। तो इससे आप समझ गए होंगे कि जीवन भी कुछ ऐसा है। इंतज़ार हमें समय का करना पड़ता है, सही समय का करना पड़ता है। और दर्शकों, इस थॉट के साथ, इस खूबसूरत विचार के साथ हम आपके लिए महापुरुषों के अनमोल वचन भी लेकर आए हैं। इससे तो आप प्रेरित हुए होंगे ज़रूर। इसके अलावा जो महापुरुषों के अनमोल वचन हैं उनको भी देखिए और समझिए जीवन कितना खूबसूरत है। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप समझ लें कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद। दर्शकों, अब बात करेंगे कला की। एक ऐसी कला की जो छोटे से धागे से शुरू होती है, जो क्रोशिया से शुरू होती है और आगे बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक रोज़गार का माध्यम भी बनती है और बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित करती है कि एक कला कैसे आपको आर्थिक रूप से सक्षम तो बनाती है, लेकिन आपके अंदर की जो रचनात्मकता है उसको और कितना दृढ़ करती है, कितना मजबूत करती है और कितना निखारती है। आज हम आपकी मुलाकात बिहार बिहान में एक ऐसे ही कलाकार से करवाने जा रहे हैं। चलिए स्वागत करते हैं कार्यक्रम बिहार बिहान में ज्ञानती देवी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बिहार बिहान में। आप क्रोशिया कलाकार हैं, बुनाई कला से आपका संबंध है और आपके बारे में हमें काफ़ी कुछ मालूम पड़ा और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप कार्यक्रम बिहार बिहान में इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आपकी जो कला है कितनी खूबसूरत है, कितनी बारीकी से आपने काम किया है। हमें बड़ी दिलचस्पी है कि हम पहले से अपने दर्शकों को दिखाएं और अपने दर्शक को ये समझाएं कि इसको इतनी बारीकी से बनाने में इन्होंने कितनी मेहनत की। फिर उसके बाद हम आपसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं। नमस्कार, दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। क्रोशिया एक धागा होता है। क्रोशिया एक लोहे का थोड़ा छोटा सा होता है, उससे और धागे से हम बनाते हैं ये सब। पहले तो घर में स्वेटर वगैरह बनाते थे, शॉल बनाते थे, बंडी बनाते थे और भी फ्रॉक वगैरह। लेकिन फिर धीरे धीरे लगा कि इसको वैसे ही नहीं, थोड़ा सा और अच्छा करना चाहिए। तो बस उसमें हम लोग इसको 3D में लेके आए और मूर्ति के रूप में आकार देने लगे। क्योंकि मेरे हस्बैंड ना एक कलाकार थे, तो उनसे हमको लगता था कि वो बनाते हैं, तो जब इसको मूर्ति के रूप में बनाते हैं तो हम भी इसका नाक, मुंह हम बना सकते हैं। वो एक टेराकोटा कलाकार हैं, मूर्ति बनाते हैं और हम इसको बुन के बनाने लगे। तो इससे हमको अच्छा बनने लगा, तो अच्छा लगा। और फिर इसी बीच हमको उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान से हम जुड़े और वहाँ एक प्रोग्राम होता था स्टेट अवार्ड का। बिल्कुल, आपने जो कला बनाई है थोड़ी उसकी झलकियाँ देख लेते हैं, फिर दोबारा से बातचीत पर लौटते हैं। चलिए देखते हैं वो क्लिप जो इन्होंने अपनी कला जो बनाई है उसको एक क्लिप के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाते हैं और हम भी देखते हैं।
अभी अभी आपने देखा कि क्रोशिया के जरिए, धागे के जरिए कैसे ज्ञानती जी बहुत सुंदर पर्स बना रही हैं, ज्वेलरी बना रही हैं। देखिए, आपने स्वेटर, इस तरह के बहुत सारे कपड़े ज़रूर देखे होंगे जो कि क्रोशिया से बुने जाते हैं, लेकिन ऐसे आर्ट मैंने तो पहली बार देखे है। ज्ञानती जी, कहाँ से आपने ये सीखा? बहुत खूबसूरत लगता है। पहले अपने इस आर्ट को और गहराई से समझाइए कि क्रोशिया से आप मतलब हम देख रहे हैं बुद्धा जी की जो है मूर्ति भी बना रही हैं, आप फूल पत्तियों वाले गमले भी बना रही हैं। हाँ। कैसे करती हैं? सबसे पहले तो हम ये कॉटन धागे का इस्तेमाल किए और कॉटन धागे से बनाना चालू किए कि ये रेडीमेड जो बाज़ार में आते हैं फूल, उससे पर्यावरण को भी दिक्कत है, और ये हम धागे से बनाने लगे तो अच्छा लगता था हमको बनाने में। तो वैसे बनाते बनाते फिर इसको हम, मेरे हस्बैंड जब मूर्ति बनाते थे तो उससे भी कुछ हम लेके किए कि वो बनाएं मूर्ति को, मूर्ति वाला ये करके बनाने लगे। फिर उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान से जब हम जुड़े तो उस समय हमको मौका मिला, स्टेट अवार्ड का प्रोग्राम होता वहाँ पे, और उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान की तरफ से हमको स्टेट अवार्ड भी मिला। और फिर उसके बाद से हमारा मनोबल बढ़ा कि ये आर्ट को लोग पसंद कर रहे हैं। ये आपने अच्छी बात बताई कि बहुत सारे हम लोग प्लास्टिक के खिलौने देखते हैं, हाँ। या सजावटी सामान देखते हैं, पर्स देखते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए ठीक नहीं मानी जाती हैं, लेकिन अगर आप धागे से कुछ ऐसी बुनाई कर रही हैं, हाँ, जो खूबसूरत भी लग रहे हैं और उपयोगी हाँ, भी हैं, और तो इसकी अपनी महत्वता है। जी, इसमें एक छोटा सा ये फ्लावर के साथ ये छोटा भी बनाते हैं हम, इतना छोटा छोटा भी बना के इसको रखें, डेकोरेट कर दी जी। हाँ। इसके बाद ये कीरिंग बनाया है डॉल का, हाँ। और बहुत सुंदर है। ये हेयर बैंड है। अच्छा, गहने जो मैंने जिक्र किया, जी, जी। हमने देखा भी कि आपने गले के लॉकेट भी बड़े अच्छे बनाए हैं। हाँ। और ये बच्चियों के लिए बच्चों के लिए है, ये बुक मार्क है। हाँ। और ये भी कीरिंग है। और एक दूसरा आपके हाथ में ये बुक मार्क है। पढ़ाई करते करते आप जी। क्रोशिया से बना बुक मार्क इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। बहुत खूबसूरत और आपकी कुछ कला है। हमारे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक डॉल रखी हुई है, जी। यहाँ पे आप देखिए बुद्धा जी की एक स्टैचू रखी हुई है, और ये सब कुछ क्रोशिया से आपने बनाया है। हाँ। ये अपने आप में बेहद अद्भुत है। तो ये आर्ट आप गढ़ती कैसे है, अगर इसका प्रोसेस हम आपसे समझें? ये जब मेरी दीदी शुरू बनाती थी तो उस समय हम स्वेटर वगैरह बनाते थे। फिर लगभग काफ़ी समय बीता, और जब मेरा शादी हुआ पटना में, जब हम आए तो हमको खाली समय में जब हम बैठे रहते थे तो लगता था कि कुछ बनाएं हम। फिर वैसे धीरे धीरे धागा वगैरह खरीद के, तो बहुत सारा चीज़ ख़राब भी होता था हमसे। तो हमारी दीदी हमको आर्थिक रूप से बहुत सहयोग करती थी कि तुम बनाओ, ख़राब होगा तो होगा लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं, तुम इसको जितना अच्छा से कर सकती हो करो। फिर जब भी कुछ बनाते, कुछ ख़राब होता कुछ अच्छा होता, तो उसमें घर का सपोर्ट मिलता। हस्बैंड भी इसको देखते तो कहते हाँ अच्छा बना है ये, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। तो वैसे वैसे बनाते बनाते कुछ काफ़ी समय लगा, लेकिन सही रास्ता पे आ गए और बस बनने लगा। अच्छा, तो घर पर जब आप बनाती हैं तो क्या क्या इसमें मटेरियल किस तरह का इस्तेमाल करती है? इसके अंदर रुई भरा हुआ है, और ये अंदर तार भी डाले हुए हैं क्योंकि इसके हाथ पैर को मोड़ा जा सके। और उसके ऊपर से जितना भी बुनाई करने के बाद हम इसमें रुई डालते हैं, फिर इसका आँख बनाते हैं, कान वगैरह सब ऊपर से बनाए हुए हैं वैसे, और कपड़ा भी वगैरह भी ऊपर से पहनाए हुए हैं। तो घर में अकेले आप बनाती हैं? आप मतलब आप बता रही थी कि बचपन में आपने इसको सीखा है, तो आपके घर में अभी भी कोई लोग बनाते हैं? जी, हमारी दीदी लोग स्वेटर बनाती हैं, वो जो कांटे से भी इनके बनता है या कुरूस से, तो वो बंडी वगैरह बनाती हैं। लेकिन इस आर्ट को हम लेके आए, हमको अच्छा लगता था। मेरे हस्बैंड जब मूर्ति बनाते थे तो उसको देख के हमको लगता था कि हम भी बना सकते हैं बुन के। तो अभी आप जो बना रही हैं ये बहुत अच्छा आर्ट है, तो लोग कैसा रिस्पांस कर रहे हैं मार्केट में? जब आप लोगों के बीच लेकर गई, लोगों ने क्या कहा आपको? हाँ, लोग काफ़ी सराहना मिली हमको इस आर्ट से, लोग प्रसन्न हुए देख के। और जब हमको स्टेट अवार्ड मिला था उपेंद्र महारथी अनुसंधान के तरफ से के द्वारा हमको स्टेट अवार्ड जब मिला था, उस समय से काफ़ी दिलचस्पी बढ़ी कि हम 3D में इसको काम करें। जैसे आप देख रहे हैं, इसको बुद्ध भगवान को बनाए हुए हैं,
वैसे ही गांधी जी बनाते हैं, बुद्ध भगवान का बैठा हुआ स्टैचू छोटा भी बनाया है, कुछ पेंटिंग्स भी बना के हम रखे हुए हैं। ये जैसे मधुबनी वगैरह बनता है वैसे हम क्रूसिया में पेंटिंग बना के रखे हैं। तो रिस्पांस तो अच्छा अभी देखने को मिल रहा है, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को चाहिए ना कि अलग अलग चीज़ थोड़ा सा पसंद आता है। जैसे हमेशा एक ही चीज़ को नहीं, अलग अलग चीज़, फैशन का भी दौर है तो लोग अलग अलग चीज़ पसंद करना चाह रहे हैं, जैसे बुनाई में या फिर गिफ्ट आइटम में, अदर कुछ भी। मतलब आप इसमें जो अपना इनोवेशन लाई हैं, जो अपनी रचनात्मकता आप इसमें लेकर आई हैं, यही लोगों को खास लग रही है और इसी वजह से काफ़ी अच्छा आप लोगों को जो है मार्केट में लोग भी पसंद कर रहे हैं और लोग चाहते हैं कि आप उनको ये मतलब सर्विस दे भी। तो अभी आप स्टॉल वगैरह लगाती हैं, कैसे लोगों के बीच में अपना ये प्रोडक्ट लेके जाती हैं? जब हम स्टॉल वगैरह लगाते हैं तो उसी समय हमको कुछ ऑर्डर्स मिलते हैं कि ये चीज़ हमको बना दीजिए, और ऐसे हम जब काम करते हैं तो कुछ बाहर भी जाता है, जैसे कानपुर हैदराबाद के कुछ हैं कस्टमर, वे लोग डिमांड करते हैं तो उनको बना के देते हैं। फिर यहाँ बिहार म्यूजियम, फिर उपेंद्र महारथी से भी खादी मॉल वगैरह में हमारा प्रोडक्ट कुछ जाता है। तो वैसे अच्छा लगता है कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं। कुछ छोटा छोटा क्लिप भी बनाते हैं, लेडीज आइटम भी कुछ बनाते हैं, जैसे ज्वेलरी में कुछ गिफ्ट आइटम भी बनाते हैं। तो इस तरह अच्छा रिस्पांस मिल हाँ रिस्पांस मिलता है। कुछ फ्लावर्स बनाते हैं जो शादी पार्टी में आप बुके वगैरह के तौर पे ले जा सकते हैं। वैसे किन्हीं को जब जाड़े के दिन में बंडी वगैरह का भी डिमांड काफ़ी रहता है तो वो सब भी बना लेते हैं, कुरुस से या फिर कांटा से। अच्छा, आपने ये जब कला सीखी धीरे धीरे, कई कठिनाइयाँ भी सामने आई होंगी और बचपन में लोग गुड्डे गुड़िया हमने खेलते हुए लोगों को देखा है, तो गुड्डे गुड़ियों का ये जो शौक़ है ये आपका भी शौक़ रहा होगा। आपने पहले बातचीत में हमें बताया भी कि ये आपका जो शौक़ था बचपन से था। हाँ, जब हम मेरा दादी घर सोनपुर हुआ, मेरे पापा लोग झारखंड में रहते थे, तो उधर जब वहाँ रहते थे तो वहाँ हम लोग जब खेलते थे तो उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो वो डॉल में लकड़ी का एक बनाते थे और फिर उसमें बुन के उसका फेस को लगा देते थे कि अच्छा लगे। तो वैसे सब कोई पसंद करता था लोग कि अरे तुम अलग बनाई हो, और हमको अलग बनाने में बहुत अच्छा लगता था कि अलग बनाएंगे तो थोड़ा सा मेरा सब कोई देखेगा कि अच्छा बनाई है। तो वैसे उसको फिर कपड़ा पहनाते थे साड़ी का और फेस वगैरह बना के, और फिर उसका आँख कान धागे से या फिर पेन से बना देते थे कि खेलते थे उससे। तो हम काफ़ी दिन से कर रहे हैं, लेकिन ये फिर बहुत दिन के बाद जब मेरी शादी हुई तो थोड़ा सा और इसमें अच्छा से, अब खाली समय में बैठे रहते थे तो अच्छा नहीं लगता था कि क्या करें। और फिर इसमें हम आर्ट में MA मास्टर डिग्री भी किए हुए हैं। तो वैसे हमको पेंटिंग वगैरह में शौक़ था, तो पेंटिंग तो सभी लोग करते हैं लेकिन कुछ अलग होना चाहिए, इस वजह से हम लेके इसको धागे और कुरूस पे लेके आए। आपने इसके लिए पढ़ाई भी की, फाइन आर्ट्स की पढ़ाई की होगी आपने? पेंटिंग से मेरा फाइन आर्ट। अच्छा जी, तो उसी के अनुसार आपको इसमें भी मदद मिली होगी। हाँ, कुछ ड्राइंग जब हम भी कागज़ पे ड्राइंग करते हैं और फिर इसको बनाते हैं, क्योंकि ड्राइंग से इसके फेस का साइज़ पता चलता है, हाथ का साइज़ पता चलता है। जैसे आम आर्टिस्ट लोग पहले बनाते हैं, उसको ड्राइंग करते हैं फिर बनाते हैं, वैसे ही हम भी कोशिश हमारा यही रहता है कि अच्छा शेप बने फेस का, हाथ का। अच्छा, अगर हम बात करें पिछले साल या 1-2 साल की, अभी हाल फिलहाल में आपने कहाँ कहाँ स्टॉल लगाए हैं और वहाँ कैसा रिस्पांस रहा? लोगों ने दिलचस्पी दिखाई खरीदारी में? हाँ, कुछ एक बार बिहार म्यूजियम में निफ्ट में हम स्टॉल लगाते हैं तो वहाँ लोग काफ़ी पसंद करते हैं। कुछ छोटे आइटम को लेते हैं, कुछ बुद्धा के भी काफ़ी ऑर्डर आते हैं कि ये बना दीजिए गिफ्ट आइटम के तौर पे या कुछ भी, तो उसको फिर हम
देते हैं अच्छा, बना के। एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि मार्केट में ये सारी चीज़ें रेडीमेड भी आती हैं, जी। लेकिन आपका काम हैंडमेड है, यानी हाथ की कला। तो जब कोई काम हाथ से होता है थोड़ा सा उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, तो उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। तो कई बार ऐसा आपको महसूस हुआ कि लोग आपसे कह रहे हो कि नहीं, मार्केट में ये चीज़ प्लास्टिक की तो सस्ती मिल जाएगी या अन्य चीज़ की सस्ती मिलेगी, आप थोड़ा महंगा दे रही हैं, तो फिर आपको दिक्कत महसूस हुई हो? कुछ लोग तो समझते हैं कि हाथ से बुना हुआ है तो थोड़ा सा मेहनत है, इसमें टाइम भी है और काफ़ी बारीक धागे से, जैसे हम कॉटन से किए हुए हैं तो ये काफ़ी बारीक होता है धागा, उससे बुनने में समय भी ज़्यादा लगता है। तो कुछ लोग तो समझते हैं, कुछ तो ऐसे बोल ही देते हैं कि हाँ इसका ज़्यादा कॉस्ट है। तो जो समझते हैं उनके लिए सही रहता है कि हाँ कम से कम हमारे आर्ट को पसंद भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अच्छा, आपसे अब हम समझना चाहते हैं बारीकी से कि आप ये बनाती कैसे हैं। हर कलाकार के पास अपना एक सामान होता है, पहले भी आप वैसे बता चुकी हैं, फिर भी और बारीकी से समझाइए कि किस तरह का धागे का इस्तेमाल होता है, रेशम का धागा है कि सूती धागा है, और साथ में ये कलर कॉम्बिनेशन कैसे मैनेज करती हैं, टोटल मटेरियल कितना लग जाता है इसको बनाने में? साइज़ पे डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल कितना लगता है। और कुछ जैसे कॉटन धागे से, रेशम का धागा थोड़ा कॉस्टली होता है, कॉटन धागा भी होता ही है, लेकिन हमारा जितना भी प्रोडक्ट होता है सब कॉटन धागे से या रेशम से बना होता है। तो कॉस्ट तो साइज़ के हिसाब से लगता है। छोटा आइटम में थोड़ा छोटा रहेगा, लेकिन मेहनत तो हमको लगता है कि छोटा आइटम में बहुत ज़्यादा लगता है। उसको काफ़ी बारीकी से साफ़ सुथरा से बनाया जाता है, इसलिए दिक्कत होती है कि छोटा आइटम में हाथ की अंगुलियों में भी काफ़ी दर्द हो जाता है। तो इस वजह से साइज़ पे आप समझ लें तो उसको कॉस्ट को लेके रखना हुआ होगा। जैसे अगर हम बोले ये डॉल आपने बनाई, अब इसमें हम देख रहे हैं इसकी डॉल के बाल भी आपने बनाए हैं, उसको एक फ्रॉक भी पहनाई है, उसकी कैप भी बनाई है और अलग अलग कलर का इस्तेमाल भी किया है। तो इस डॉल को अगर बनाने की बात करें तो इसमें ये अलग अलग धागे लगे हैं या कुछ और मटेरियल, जैसे इसके पैर, हाथ, सिर, तो इसको आपने कैसे आकार दिया? उसके अंदर आपने सिर्फ कॉटन भरी है या कुछ और का इस्तेमाल किया है, कपड़ा भी लगाया है? नहीं, इसमें हम बुनाई करने के बाद इसमें कॉटन भरते हैं और कॉटन भरने के बाद उसको तार, उसमें कॉटन तार सब डालते हैं क्योंकि उसके शेप के हिसाब से, और तब पूरा डॉल तैयार करते हैं। फिर इसके आँख को बनाते हैं, बाल अलग से बनाते हैं, कैप इसका अलग से पहनाए हुए हैं, फ्रॉक भी इसका अलग से बना के पहनाए हुए हैं इसको। तब ये पूरा तैयार होता है और के इसके फेस को भी हम, इसका जो लिप बना हुआ है वो धागे से बना हुआ है। आइज भी आप देखेंगे तो धागे से बना हुआ है, मतलब ब्लैक जैसा वो देख रही है, डॉल पूरी एकदम देख रही है। बिल्कुल। हाँ। और इसका मतलब ये है कि हम सोच रहे थे कि अभी सीधे सीधे आप एक क्रोशिया हाथ में लेती होंगी और पूरी डॉल तैयार कर देती होंगी, ऐसा नहीं है। नहीं। सारे पार्ट्स को सारे- पहले अलग अलग बनाती हैं, फिर जी। उनको जोड़ती हैं और उसमें तार है, रुई है, ये सब के ज़रिए उसको पूरा आकार देती है, हाँ। शेप देती है। अच्छा, समय की अगर बात करें तो कितना समय लग जाता है? अगर मान लीजिए एक आप डॉल ही तैयार कर रही हैं या इस तरह की मूर्ति तैयार कर रही हैं तो मिनिमम कितना समय लगता है? अच्छा खासा टाइम लग जाता है, 15-20 दिन, क्योंकि काफ़ी बारीक धागा है ये। अगर मोटे धागे से करेंगे तो थोड़ा कम पड़ेगा समय, लेकिन बारीक धागे से करने से ज़्यादा समय लगता है। इसका मतलब है कि अगर जो शॉल, स्वेटर, इस तरह के प्रोडक्ट बनाती है तो उसमें भी इतना ही समय लगभग? नहीं, वो शॉल ऊन होता है, ऊन है तो वो हाथ में जल्दी चलता है, लेकिन धागा है ये, जैसे आप बुद्धा देख रही हैं तो उसका जो धागा है काफ़ी हार्ड है, उसे हाथ छिलने का भी होता है कि यहाँ हाथ छिल जाएगा। तो हम लोग क्या पट्टी लगा लेते हैं जो कट जाता है, वो तब उसको बनाते हैं, नहीं तो अंगुलियाँ पे दाग पड़ जाएगा या फिर कट जाएगा वो, तो वैसे करके उसको बनाते हैं। फिर बुद्धा के हर एक पार्ट को, जैसे उसके बाल को बनाए हुए तो अलग अलग छोटा छोटा आइटम उसको बना के फिर उसमें इंक्लूड किए हुए हैं।
अच्छा, अपनी इस कला को आगे बढ़ाने के लिए आप ज़रूर प्रयास करती होंगी, तो क्या इसके लिए आप बच्चों को, किसी को शिक्षित कर रही हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस कला को और लोग सीखें? आपके पास लोग आते हैं सीखने के लिए? हाँ, बहुत सारे लेडीज़ हैं जो हमारे घर पे आती हैं, सीखती हैं, क्योंकि उनको वो देखती हैं जब हमारे कला को तो अच्छा लगता है उनको, तो बोलती हैं कि हमको भी सिखा दीजिए। तो कोशिश रहता है कि हम भी उनको सिखा दें, ये प्रशिक्षण दें। आपके इस संघर्ष को अगर हम समझें, देखिए हर काम को करने में मेहनत भी लगती है, समय भी लगता है, लेकिन इसमें साथ कौन कौन देता है ये मायने रखता है। तो आपने क्या कठिनाइयाँ देखी अपने समय में जब आप इसकी शुरुआत कर रही थी? सबसे ज़्यादा तो होता है कि आर्थिक ढंग से आप मजबूत रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आर्थिक रूप से हमारी घर वाले सपोर्ट किए, हमारी दीदी सपोर्ट की ज़्यादा, तो वो कठिनाई था, लेकिन उनके सहयोग से ये हो पाया है। फिर जब हम बनाते थे तो कुछ चीज़ सही नहीं होता था, तो उसमें हमारे हस्बैंड का सहयोग रहा। बच्चे भी देखते थे कुछ अलग अच्छा नहीं बना तो मम्मी ये अच्छा नहीं है, इसको खोल दीजिए, इसको हटा दीजिए, ये सही नहीं है। तो उसमें बच्चे लोग भी सपोर्ट करते थे, घर के लोग देखते थे उसको, और समय का भी है कि जब हम बनाते रहते थे तो सपोर्ट घर के मिलते थे। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और हर कोई अपने जो ख़ास कला को बनाता है या उसका ख़ास प्रोडक्ट है, उसको मार्केट में लाने का एक तरीका भी है कि आपने सोशल मीडिया में अलग अलग अकाउंट्स बना लिए, चैनल्स बना लिए। क्या आपने भी कुछ ऐसे प्रयास किए हैं? हाँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक तो है, तो वैसे हम इसके थ्रू इसको मार्केट में लाई हैं आप, जी। और लोगों ने पसंद किया है, रिस्पांस हाँ, दिया है वहाँ पर? रिस्पांस दिए हैं लोग। देखिए, यही एक खूबसूरत बात हुई कि पुराने ज़माने की कला को नए आकार में लेकर आप आई और नए माध्यमों का भी आप इस्तेमाल कर रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम बिहार बिहान में आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों तक इतनी खूबसूरत आर्ट को पहुंचाने के लिए और इसकी बारीकियां समझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और अब आपकी मुलाकात हम आप एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी कला के ज़रिए एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसे हासिल करने के लोग सपने देखते हैं। कहते हैं कि कर्म सबसे बड़ी पूजा होती है और इस कर्म के साथ अगर आपकी कला जुड़ जाए, यानी जो आपके दिल को भाए, अगर वही काम जुड़ जाए तो सोचिए ये पूजा कितनी उत्तम होगी। चलिए, आपकी मुलाकात करवा देते हैं बिना देरी के। हमारे साथ इस वक्त बिहार बिहान के स्टूडियो में मौजूद हैं कुमार कृष्ण किशोर जी, कथक नर्तक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम बिहार बिहान में। आपने जो भी अभी तक प्रस्तुतियां दी हैं, आपके खास तरह के जो कार्यक्रम रहे, उनकी कुछ क्लिप्स हमारे पास पहुंची हैं, तो क्यों ना एक बार देखा जाए आपकी कला को और फिर आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं।
आपने बहुत खूबसूरत नृत्य किया और हम देख रहे थे काफ़ी दर्शकों को पसंद भी आ रहा था। कथक को आपने जिस तरीके से जिया है या कथक जो आपके लिए है, हम आपके नज़रिए से कथक को समझना चाहते हैं। सबसे पहले तो हमारे बिहार बिहान के जितने सुधी श्रोतागण हैं और ख़ासकर जो शास्त्रीय संगीत से या नृत्य से जुड़े हैं, सबको मेरा नमस्कार है। और जहाँ तक मेरा कथक के बारे में नज़रिया है, तो मेरे लिए तो थोड़ा सा जीवन की ओर ही बढ़ गया है। और कथक के बारे में तो जो हमारे जो पूर्वज, जो हमारे जो इस क्षेत्र के जो हमारे सबसे गुरुजन रहे हैं, उनके अनुसार तो ये कथा है जिसको हम कहते भी हैं और करते भी हैं। लेकिन हमारे नज़र में कथक जो है वो एक तरह से अपने विरासत को समझने का बहुत अच्छा माध्यम है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप कहते हैं ना कि थोड़ा सा आपको ज़िंदगी में और भी कुछ सोचना होता है, यार आपको उस ऊंचाई पर अपने आप को समाज के बीच में रखना होता है, तो आप एक ऐसा काम करना चाहते हैं जो आप समाज में बिल्कुल अलग दिखें और समाज में आप क्या देते हैं। तो हम समझते हैं कथक के माध्यम से हम बहुत कुछ संस्कार वगैरह, संस्कृति वगैरह हम लोग देते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको हम लोग अपने आत्मसात भी करें। बिल्कुल, हमारी भारतीय संस्कृति का भी एक अटूट हिस्सा है कथक, और कथक हमारी परंपराओं को जीवंत भी रखती है। कथक के बारे में हम आपसे जो बातें सुन रहे हैं बहुत खूबसूरत है। हम आपसे आगे ये जानना चाहेंगे, जो आप नृत्य करते रहे हैं तो आपकी रुचि कैसे हुई? क्योंकि जब बच्चा घर में जन्म लेता है तो हमारे यहाँ ये कल्चर अब डेवलप हो गया है कि बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर बन जाए। आर्ट की तरफ थोड़ा झुकाव कम हम देखते हैं घरों में, तो आपका झुकाव कैसे हुआ? देखिए, झुकाव की जहाँ तक बात है तो ऐसा है कि हमारे भारतीय संस्कृति में ये भी आपको पता होगा कि जन्म से लेकर मरण तक भी हम लोग के यहाँ गीत होते हैं। हमारे यहाँ प्रत्येक मौसम के लिए गीत होते हैं, हमारे प्रत्येक समय के लिए राग बने हुए हैं। आप राग रगनियाँ हैं, आप उसमें जितना निभाएंगे उतना चलेगा। लेकिन नृत्य का जहाँ तक बात है, नृत्य थोड़ा सा, इसको आप कह सकते हैं थोड़ा खुशी का एक चीज़ होता है। नृत्य आप किसी दुख हैं तो आप थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वहाँ पे, लेकिन कहते हैं ना कि कला के माध्यम से भी कभी कभी दुख प्रकट किया जाता है। तो हमारे जहाँ तक रुचि की बात है, मेरी माँ बहुत अच्छा भजन उजन करती थी, तो थोड़ा सा हम ऐसी तरह हम ठुमक लेते थे, मगर वो शास्त्र सम्मत नहीं था वो, लेकिन एक रुचि थोड़ा वहाँ से डेवलप किया। जब अपने आप को थोड़ा सा जब हम अपने आप को देखे कि हम शायद इस फील्ड में जा सकते हैं, तो हमने अपने शास्त्रीय नृत्य कथक को ही चुना ताकि हम उसमें कुछ कर सकें। माँ के भजनों में ठुमकते ठुमकते आप कलाकार बन गए, नर्तक बन गए, बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो फिर इस सिलसिले को बरकरार रखते हैं। आपने ठुमरी वगैरह का भी जिक्र किया था जब मेरी आपसे बातचीत हुई थी, तो सुबह की बेला में अगर आप कुछ प्रस्तुत करें दर्शकों के लिए। मेरे बहुत मनपसंद है और मेरे गुरुजी ने उस पर काफ़ी पंडित ओम प्रकाश मिश्र जी ने बहुत अच्छा उस पर काम भी किया है और वो गाते थे तो हमें बहुत अच्छा लगता था और उनका ये ठुमरी हमको बहुत पसंद है। मैं एक थोड़ा सा 2-3 लाइन आपके समक्ष गुनगुना देता हूँ। मैं उतना अच्छा तो नहीं गा पाऊँगा, बट थोड़ा सा। मगरो को नारे सांवरिया रे, मगरो को नारे सांवरिया रे, बीच डगर की मैं हूँ गोरी, बीच डगर की मैं हूँ गोरी, करो नार कान्हा मोसे बरजोरी, करो नारे कान्हा मोसे बरजोरी, जाने दे जाने दे जाने दे जाने दे सांवरिया, मगरो को ना रे सांवरिया रे। मग मतलब रास्ता। कह रही है राधा,
आप हमको रास्ता मत रोकिए, हमको जाने दीजिए। और बीच डगर का मतलब यहाँ पे रास्ता नहीं है। बीच डगर का यहाँ पे जो हमारे गुरुजी का कथन है कि नहीं, अभी मैं न बड़ी बहुत हुई न मैं बहुत छोटी हूँ, मैंने बीच डगर की हूँ, अभी आप हमको छेड़छाड़ मत कीजिए, अभी हमको अपना काम करने दीजिए। अभी मैं पानी भरने जा रही हूँ तो हमको भी पानी भरने दीजिए। और उसमें इस छेड़छाड़ का ही अंदाज है राधे कृष्ण का। तो इसमें इस तरह से ठुमरी के अच्छा अपना अपना कल्पना है, कवि की अपनी कल्पना होगी, लेकिन जब विद्वान के साहित्य को आप आत्मसात करते हैं तो उसमें अपनी कल्पना भी लोग लगाते हैं। तो ठुमरी जो है वो आपकी कल्पना को मूर्त रूप देता है। आप किस ढंग से सोचते हैं, आप उसमें कहाँ आप डगर दिखाते हैं, कहाँ आप अपनी उम्र को दिखाते हैं, मगर एक बात से बहुत सारी बातें उसमें निकल के आती है। ठुमरी में ऐसा सौंदर्य बोध है। जो कथक नर्तक हैं, कथक कलाकार हैं, जब तक वो कथा को, उसके भाव को नहीं समझते हैं या दिल पे नहीं उतारते हैं, तब तक इसको उस लेवल की प्रस्तुति देना थोड़ा संभव नहीं होता है। आपने अभी अभी समझाया कि चाहे कोई ठुमरी हो या कोई भी कथा हो, जब आप उसको मंच पर लाते हैं तो उसको पहले समझते हैं और वो भाव हमको आपका दिखा भी। अगर कुछ आप इसी भाव के साथ कुछ भाव भंगिमाएं अगर हमारे दर्शकों को प्रस्तुत करके दिखाएं, क्योंकि अद्भुत लग रहा है आपको देखकर इस मंच पर इस खूबसूरत राग के साथ और अपनी प्रस्तुति के साथ। मैं पहले बताया हूँ, मैं बहुत अच्छा गाता नहीं हूँ, लेकिन वो उतना उसकी साधना एक अलग साधना होती है राग रागनी की। पर चूंकि हम लोग को सब भी नृत्य वाले को थोड़ा तबला का ज्ञान, थोड़ा सा गायन का ज्ञान नृत्य के माध्यम से तो वो दिखाया जाता है ना। तो बीच डगर की मैं हूँ गोरी, बीच डगर की मैं हूँ गोरी, करो न रे कान्हा मुझसे बरजोरी, करो न रे कान्हा मुझसे बरजोरी, जाने दे जाने दे जाने दे जाने दे सांवरिया, मगरो को नारे सांवरिया रे। क्या बात है, क्या बात है। इसे कहते हैं कि मौका कोई भी हो, जब कलाकार उतरता है अपने मंच पर प्रस्तुति देने के लिए तो उस भाव में डूब जाता है। कथक को आपने जिस तरह से जिया है तो इसके लिए शिक्षा भी हासिल की होगी आपने, इसको और अच्छा बनाने के लिए कहाँ कहाँ आपने इसके लिए शिक्षा ली, किस घराने से जुड़े रहे आप? जी कथक में घराना तो महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। और मेरे गुरुजी बनारस में BHU में प्रोफेसर रहे हैं और वो लखनऊ घराने के प्रवर्तक भी हैं, और संयोग से वो पंडित बिरजू महाराज जी के अपने भांजे हैं। तो वो काफ़ी मतलब जिसको कहते हैं बहुत विद्वान की श्रेणी में वो आते हैं। और उनकी जो कई रचनाएं हैं, उनका जो कथक में योगदान रहा है, उनसे हम बहुत ही ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। और क्या कह सकते हैं। और अभी कथक में हम पटना में भी जब थे तो हमारे कर्नील सर हैं, वो उन्होंने भी बहुत कोशिश किया। फिर सबसे ज़्यादा जो हम में चेंज लाए कथक के प्रति और लय और ताल से रूबरू कराए, वो अब तो हमारे बीच में नहीं हैं, वो पंडित कपिल देव सिंह जी रहे, और जिनसे हमने काफ़ी लय और ताल की बारीकियाँ जो हैं वो सीखे हैं। और नृत्य तो कहते हैं ना, अपने अंगों के द्वारा भावों को अपने अंगों से अपने जो भावों को प्रदर्शित करते हैं वो है। तो वो तो आदमी सीखता सिखाता रहता है। एक छोटा बच्चा भी कब क्या कर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आपको उसमें कंसस होना पड़ेगा, आपको उस समय देखना पड़ेगा कि वो कौन सा चीज़ ऐसा किया जो आपको अच्छा लग रहा है, उसको हम उतार सकते हैं कि नहीं। आपसे भी हम, अगर आप बैठी हैं ऐसे, आप कुछ कर रही हैं, तो हम आपसे भी सीख सकते हैं कि आप इस समय आप हमारा भले ही आप साक्षात्कार ले रही हो, तो हम उससे कुछ सीख सकते हैं क्या। तो इस समय मैं हर समय थोड़ा सा सीखने की प्रवृत्ति जो है, कथक नर्तक भाव को पढ़ने की कोशिश हर वक्त करते हैं। बिल्कुल, और सीखने की भी।
पढ़ते भी हैं और सीखते भी है। आपके बात करने का तरीका, कभी हमको मौका मिला अगर हम उधर हुए तो हम आपकी तरह करने का कोशिश करें, ऐसा भी मैंने सीखने का कोशिश करता है। तो ये सिलसिला चलता रहता है, ये सिलसिला बंद नहीं होता है। आप अनेक आप देखते हैं दूसरे को या समझते हैं तो आपको अपने में उसको उतारने की क्षमता भी आनी चाहिए। बिल्कुल। और मैं अभी भारतीय नृत्य कला मंदिर में कार्यरत हूँ, तो वहाँ पे जो बच्चों के बीच में जो ललक देखता हूँ, उनको करने का उनका जो भाव होता है, चाहे कभी कभी ऐसे कुछ कर जाएंगे तो लगेगा कि हाँ क्या बात है, उसको मन लगता थोड़ा सा तो वो कभी कहते हैं ना, राग रसोइया पागरी कभी कभी बन जात। तो कभी भी किसी से भी सीखा जाता है और सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, हमेशा सीखते रहना चाहिए। क्योंकि कृष्ण किशोर जी, आपने कई रस का भी जिक्र किया था, जैसे हमने देखा है कि रौद्र रस होता है और भक्ति रस होता है, प्रेम रस होता है, काफ़ी रस होते हैं। जो दुख की घड़ी होती है उसका भी एक रस होता है, करुण रस होता है। तो अगर उसका कुछ भाव, क्योंकि सबसे कठिन हमें लगता है करुण रस ही है। रस 9 प्रकार के हैं। प्रेम तो अपने जगह पे, भक्ति अपनी जगह पे, श्रृंगार है, विभत्स है, करुण है, रौद्र है, ऐसे करके 9 हमारे रस हैं। तो आप उन रसों में सभी रसें महत्वपूर्ण हैं। करुण रस इसलिए कि आपको किसी को देख के करुणा नहीं जागे। कोई अगर गरीब जा रहा, उसको देख के आपके मन में करुणा नहीं जागता है। कोई गिर गया है, कोई जानवर भी अगर गिरा है, अगर उसको चोट लगा हुआ है, वो चिल्ला रहा है, आपको उसको देख के करुण नहीं आ रहा है, तो फिर आपके मानवता पर भी थोड़ा संदेह हो जाता है। तो मानव का तो स्वभाव होता है हमेशा एक आप कहते हैं ना, जिंदगी में जितना आप सुख दुख देखेंगे ना, उतना आपके मन में भाव और रस आएंगे। तो ये जिंदगी के सुख और दुख से अपना भाव जुड़ा हुआ है और रस भी उसी प्रकार से आपके अंदर आता है। जैसे ही आप जिंदगी में आप कभी किसी खुशी के मौके पर हैं तो दूसरा रस आ गया। आप किसी के दुखी में आप दुख हैं, किसी को चोट लग गया हो, तो आप वहाँ पे जो आपके जो मन का भाव होता है वो करुण रस में आ जाता है। किसी को आप देख रहे हैं और वो एकदम से आप असहाय की स्थिति में हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको लगता है कि हम क्या करें, हमको कहाँ से इसको क्या सहायता करें, उस समय जो आपका भाव आता है वो तो आपके रस में माध्यम इन रसों को आप कैसे उतारते हैं? वो ठुमरी, जैसे आप बोली ना, ठुमरी है, भजन है। जैसे अब हम अगर आपने अभी वंदना जो अभी आया था, अर्धांग भस्म भभूत शोभे, तो आप जब उस समय आप करते हैं तो आपके अंदर में एक थोड़ा सा ना, क्या कहते हैं, एक शंकर जी वाला थोड़ा तांडव का रूप आ जाएगा। जब आप लास करते हैं तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ क्या बात है, कैसे हम देख भी नहीं पा रहे हैं, आपको देखूं कि ना देखूं, आप इतने अच्छे हैं। तो उस समय आपका रस जो है बदल जाता है। तो आप उसको अपने गीत में जब भाव करते हैं तो आपको वो दिखता है, वो आप उस गीत के माध्यम से मतलब वो परिलक्षित हो। अगर कुछ वियोग रस की प्रस्तुति आप कथक के जरिए दे पाएं, वियोग रस, जहाँ प्रेम में एक दूरी, क्योंकि राधा और कृष्ण का प्रेम इसी से परिलक्षित होता है। देखिए, राधे कृष्ण तो सारे जितने रस थे वो सब उनमें था ही। तो वियोग तो उनका तभी हुआ था जब वो जा रही जब द्वारिका कृष्ण भगवान जा रहे थे, तो कितना हम लोग के यहाँ, अपने यहाँ बिहार में भी है, विद्यापति जी का भी है, जब शंकर जी छोड़ के जा रहे हैं तो कितना उद्धव माधव का है। तो ये सब वियोग में आता है। तो राधा जी वियोग उस समय भी होता था जब कृष्ण जी से वो पूछती थी, क्यों जा रहे हो हमको छोड़कर, क्या हुआ, क्या हमसे ऐसी गलती हुई थी। एक बार तो बोल देती, एक बार तो आप बोलते, मैं उसको सुधार लेती। आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, पर आपने तो कुछ कहा ही नहीं, आप तो सीधे चले जा रहे हैं। आखिर मेरे से क्या गलती हो गई जो मुझे आप छोड़कर जा रहे हैं। तो वहाँ पर जब आप राधे के माध्यम से आप देखेंगे तो लगेगा कि वो कितनी वो दुखी हैं उनके जाने से। तो वो वियोग तभी होता है जब आपको किसी से प्रेम होता है। जो प्रेम के बाद जब आपसे बिछड़न होता है, राधे जी का जब बिछड़न होता है, तो वो वियोग का जो भाव है
वो उसी रस से माध्यम से आता है। बट वो रस में नहीं, उसको भाव में आप भी कह सकते हैं ना, भाव भंगिमा। भाव-भंगिमा। बिल्कुल, कथक में एक एक भाव का अपना महत्व है। कथक में चाहे गायन हो, चाहे रस हो, सबका जो एक तालमेल है वो अपने आप में एक खूबसूरत कथक की प्रस्तुति को सामने लाता है। आपसे हम समझेंगे कि जो आपके तमाम मंचों पर आपने प्रस्तुतियां दी, कुछ एक अवसर ऐसे रहे होंगे जो आज भी आपको अपनी नज़र के आगे दिखते होंगे, कोई खास ऐसी याद? देखिए, प्रस्तुतियाँ तो प्रत्येक दिन कैसे जिस तरह नित्य बिहान होते हैं और एक नई शुरुआत होती है, वैसे ही मैं भी सोचता हूँ कि आज हुआ है तो कल इससे भी अच्छा हो। मैं ये नहीं देखता हूँ कि पिछला क्या गया। हाँ, कुछ ऐसी बातें होती हैं कहीं कहीं किसी मंच पे कि जब आप कुछ करके आप उतरते हैं या तो कुछ लोग आपसे मिलने आते हैं, तो वो एक याद जो है आपके जहन में उतरा रहता है। ऐसे कई प्रस्तुतियाँ होती रहती हैं और सबसे बड़ी बात है कि उस दिन बहुत अच्छा लगता है जब आपके सिखाए हुए कोई सी शिष्या जो हैं वो अपने चरम पर पहुंचते हैं और वो जब लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, लोग आपको दाद देते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया। वो क्षण मेरे लिए मेरे करने से ज़्यादा वो महत्वपूर्ण हो जाता है और मैं उसमें डूबते रहना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो शिक्षा हमें मिली वही शिक्षा जब हम आगे बढ़ा पाते हैं और उतनी मजबूती के साथ आगे रख पाते हैं, लोगों को सिखा पाते हैं, तो वो अपने आप में एक सुखद अनुभूति होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। समय हो गया आपसे विदा लेने का। आप बिहार बिहान में आए और आपने अपनी कला की जो खूबसूरती दिखाई वो हमारे दर्शकों को उम्मीद करते हैं बहुत पसंद आई होगी। आपसे विदा लेते हैं। आप दर्शकों को बताते हैं कि कार्यक्रम बिहार बिहान के बाद वो क्या कुछ देख पाएंगे, अपडेट्स देते हैं, झलकियों के बारे में बताते हैं आपको। बिहार बिहान के तुरंत बाद 9 बजे आप कार्यक्रम न्यू इंडिया देख पाएंगे। 9:30 बजे कार्यक्रम माटी की गूंज रहेगा। कार्यक्रम खुला आकाश आप 12 बजे देख पाएंगे। इसके बाद 1:30 बजे कार्यक्रम रहेगा उपभोक्ता संरक्षण का, जहां पर उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में विस्तार से आपको बताया जाएगा। तो दर्शकों, ये तो कार्यक्रमों की झलकियां हमने आपको बताई हैं। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, प्रश्न होंगे, तो क्यों ना आप हमारा पता नोट कर लें और उन्हें लिखकर हम तक पहुंचाएं। हमारा पता नोट कीजिए, डायरेक्टर ddkpatna@gmail.com, ये हमारी मेल आईडी है और हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पिन कोड है 800001। आपने हमारा पता नोट किया है तो उम्मीद करते हैं आप हमें ज़रूर खत लिखेंगे और अपनी बातें, अपने दिल की बातें हम तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने दिन को खूब बेहतर बनाएंगे और अच्छे से जिएंगे। नमस्कार।